नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम हम आगे बढ़ा रहे थे उसके दूसरे अध्याय में। पहला अध्याय हमने शुरुआत किया था सत्ता की साझेदारी। शुरुआत के जो वीडियो अब तक अपलोड हुए हैं, आप सब लोगों का बहुत स्नेह मिला है, बहुत सारे अच्छे से कमेंट्स, लाइक्स उस वीडियोस पर मिले हैं। कई लोगों ने कुछ कमियां भी बताई हैं, उनको पूरा करके हम आगे बढ़ रहे हैं दूसरे अध्याय की तरफ, जिसका नाम है संघवाद। इस अध्याय में प्रवेश करने से पहले मैं थोड़ा सा पिछला जो पढ़ा था उससे इस अध्याय को हम अटैच करते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने सत्ता की साझेदारी जो पढ़ी थी, उस सत्ता की साझेदारी के अंतिम स्तर पर आते आते हमने पढ़ा था सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप। और जब हमने सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप पढ़े तो हमने उसमें से स्टार्टिंग के जो रूप पढ़े थे उसमें से पहला था सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, एक पढ़ा सत्ता का क्षैतिजीय वितरण और दूसरा पढ़ा सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। तो ये जो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण हमने सत्ता की साझेदारी में पढ़ा था, वो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण ही वास्तव में संघवाद है। चलिए हम इसकी परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। संघवाद क्या है? तो शासन के विभिन्न स्तरों में सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। इस चीज को हम पहले अध्याय में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं बच्चों। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप जब पढ़ रहे थे तो हमने उसके विभिन्न रूपों में एक रूप पढ़ा सत्ता की साझेदारी का, पावर शेयरिंग का एक तरीका, वो है सत्ता का शासन के विभिन्न स्तरों में बंटवारा या सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। ऊर्ध्वाधर के लिए मैंने बताया था ऊपर से नीचे की तरफ। ऊर्ध्वाधर जो शब्द है वो शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, और अधर, अधर मतलब नीचे। तो जब सत्ता का बंटवारा ऊपर से नीचे की तरफ शासन के विभिन्न स्तरों में, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में जब ऊपर से नीचे सत्ता का बंटवारा किया जाता है, उसे ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहते हैं। सत्ता का यही ऊर्ध्वाधर बंटवारा संघवाद कहलाता है। अच्छा, ये संघवाद शब्द जो बना है, मैं फिर पिछली बार भी जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने इस वाद शब्द पर चर्चा की थी। ये जो वाद शब्द है, ये वाद शब्द कई शब्दों के साथ मिलकर कई नए शब्द बनाता है। तो यहां पर देखिए, ये है संघवाद। संघवाद में एक शब्द क्या है? संघ, और दूसरा शब्द क्या है? वाद। ऐसे बहुत सारे शब्द अपने पढ़े हैं, जैसे आतंकवाद। तो वाद उसके पीछे जुड़ता है, आतंक उसके आगे जुड़ता है। तो वाद का अर्थ होता है विचार। ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे, जैसे जैसे हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे या आगे बढ़ेंगे, तो इस बात को बहुत क्लियर कर लो अपने दिमाग में। ये वाद शब्द से बने हुए शब्दों का मूल रूप से सामान्यतया अर्थ क्या होता है? तो उसके साथ एक कोई विचार जुड़ा हुआ होता है। वाद शब्द का अर्थ होता है विचार। तो यहां जैसे संघवाद है, तो जहां संघ बनाने का विचार हो। संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब होता है संगठन। संघ का मतलब होता है संगठन। तो ऐसा विचार जिसमें संगठन की बात की जाए। तो इस संघवाद के विचार में किसके संगठन की बात की जा रही है? तो यहां आया है सत्ता के विभिन्न स्तरों में। आई क्या बात समझ में बच्चों? एक बार देखिए, जब हम सत्ता के विभिन्न स्तर की बात करते हैं तो विभिन्न स्तर कैसे हैं? तो हम बात करते हैं, जैसे भारत की बात करें तो भारत में एक केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार के बाद हमारे 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों की अपनी सरकारें हैं। तो ये 28 राज्य और भारत की केंद्र सरकार, ये सब मिलकर के इतने सारे राज्य सरकारों का, इतने सारे सत्ता के केंद्रों का एक संघ बन गया भारत। इसलिए भारत संघ नाम इस्तेमाल होता है भारतीय सरकार के लिए। भारत सरकार के लिए हम कहते हैं संघीय सरकार, संघ सरकार। ठीक है ना? तो संघवाद में ये जो संघ है, संघ का अर्थ है विभिन्न चीजों का संगठन करना। विभिन्न अलग अलग सत्ता के अलग अलग स्तरों के जो बंटवारा है उनका एक संगठन करना। सत्ता के विभिन्न स्तरों का संगठन करना। और ऊर्ध्वाधर बंटवारा मैंने बताया ऊपर से नीचे की तरफ। तो संघवाद की एक सामान्य परिभाषा हम ध्यान कर लें। संघवाद से अर्थ है शासन के विभिन्न स्तरों में सत्ता का ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे की तरफ बंटवारा करना। ये क्यों जरूरी है इस प्रकार का बंटवारा? तो किसी एक देश में, किसी एक राज्य में
अलग अलग प्रकार की संस्कृति को मानने वाले लोगों को एक साथ रखने के लिए इस प्रकार का विभाजन करना आवश्यक हो जाता है। मैं वापस पहले पार्ट के दो उदाहरण जो हमने पढ़े थे, श्रीलंका और बेल्जियम, उसके उदाहरण से आपको इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं संघवाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हमने देखा बेल्जियम में जहां पर सत्ता का विभाजन अलग अलग स्तरों पर किया गया, दो लेवल की सरकारें तो वहां थी ही, संघीय सरकार, प्रांतीय सरकार, लेकिन उसके अलावा भी और बांटा गया सत्ता को, किसके साथ, सामुदायिक सरकारें बनाई गई। तो ये है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जब सत्ता का बंटवारा अलग अलग स्तर पर होता है तो फिर अलग अलग प्रकार की विविधताओं का समाज एक साथ रहने की स्थिति में आता है, बिना झगड़े के, और वो एक साथ रहने की स्थिति में आता है। बेल्जियम ने यह बंटवारा किया था। लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका का उदाहरण है, श्रीलंका इस प्रकार का बंटवारा करने में असफल रहा। वहां सारी की सारी ताकत जो है वो श्रीलंका की केंद्रीय सरकार के हाथ में ही थी, और इसलिए उसका नतीजा हमने देखा कि जो जहां पर सत्ता का बंटवारा यानी जहां संघीय व्यवस्था को विकसित नहीं किया गया, वहां पर स्थिति क्या हुई, जाकर के वो गृह युद्ध की स्थिति में आया श्रीलंका। लेकिन बेल्जियम ने विविधताओं युक्त अपने समाज को और सत्ता का बंटवारा करके उसको बचा लिया। तो अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट्स बनाना वो है संघवाद। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार जब हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स के आधार पर, शासन के विभिन्न स्तरों के आधार पर जब हम देशों को देखते हैं, शासन को देखते हैं, तो हमको दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं नजर आती है। शासन के विभिन्न स्तरों के आधार पर अगर हम बात करें डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, किस देश में कितने लेवल्स की गवर्नमेंट्स है, इस आधार पर अगर हम बात करें तो शासन की दो व्यवस्थाएं हमारे सामने दिखती है। एक है संघात्मक शासन, शासन का संघात्मक स्वरूप, और दूसरा है एकात्मक शासन। संघात्मक और एकात्मक शासन, शासन के विभिन्न स्तरों के आधार पर अगर हम शासन व्यवस्थाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो हम दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं दुनिया में देखेंगे। एक है संघात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा है एकात्मक शासन व्यवस्था। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग। तो संघात्मक शासन क्या होता है, एकात्मक शासन क्या होता है, हम बारी बारी से एक बार इसके बीच में एक संक्षेप में अंतर वो देखते हैं। संघात्मक शासन यानी कि विभिन्न स्तरों की सरकारों का संघ जहां होता है, वहां सबसे पहली बात है इसमें शासन के दो या अधिक स्तर होते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था में जिस देश में भी संघीय शासन व्यवस्था होगी, इसका मतलब है वहां दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होनी चाहिए। जैसा कि भारत में है, भारत में एक स्तर है सरकार का केंद्र सरकार और दूसरा स्तर है राज्य सरकार। तो दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। संघात्मक शासन में पहली जो विशेषता है वो है शासन के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। उसके बाद केंद्र सरकार राज्यों को आदेश नहीं दे सकती। स्तर तो अलग अलग होते हैं, सरकार दो या दो से अधिक स्तर होते हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो अपने अधीन सरकारों को आदेश नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि राज्यों के पास अपनी शक्तियां हैं, इसके लिए वह केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है। संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है, जो ऊंची स्तर की सरकार है, हायर लेवल की गवर्नमेंट है, वो अपने लोअर लेवल की गवर्नमेंट को आदेश नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि उन राज्यों की सरकारों के पास अपनी खुद की शक्तियां होती है और उन शक्तियों के लिए वो केंद्र सरकार को यानी कि अपने से हायर लेवल की गवर्नमेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, उनको जवाब देना जरूरी नहीं होता। और फिर तीसरी बात है कि सभी स्तरों की सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह होती है। यह भी महत्वपूर्ण अंतर है। वो जो राज्यों की सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती, वो सभी स्तरें केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों ही सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है। पहले वीडियो में किसी भैया ने कमेंट्स किया था कि मैं शब्दों को और अच्छी तरीके से एलिब्रेट करूं, विस्तारित करूं, तो इसमें भी मुझे लगता है ये जो जवाबदेह शब्द है इसको समझ लेना चाहिए। जवाबदेह शब्द, आंसरेबल, उत्तरदायी, ये शब्द इसके लिए चलते हैं। उत्तरदायी मतलब जैसे हम सब लोग बच्चों अपने परिवार में रहते हैं, पापा है, मम्मी है,
या और भी बड़े लोग घर में रहते होंगे, तो हम घर में जो भी काम करते हैं या जीवन में जो भी काम करते हैं तो हमको उसके लिए जवाब देना पड़ता है। हम बाहर गए, किसी और की कोई साइकिल, कोई दूसरी चीज उठा लाए, तो घर वाले पूछेंगे, बड़े पूछेंगे हमसे, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनके प्रति जवाबदेह है, हमको उत्तर देना पड़ेगा अपने बड़ों को अपने घर में। इसको कहते हैं उत्तरदायित्व या फिर कहते हैं जवाबदेही। तो ये जो सरकारें बनती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, संघीय व्यवस्था में ये सभी सरकारें किसके प्रति जवाबदेह होती है? जनता के प्रति जवाबदेह होती है। चाहे वो केंद्र सरकार हो, हायर लेवल की गवर्नमेंट हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, लोअर लेवल की गवर्नमेंट हो, ये दोनों ही सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि जनता को ही जवाब देना पड़ता है इन सभी सरकारों को। तो संघीय शासन व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा। इसके उलट इसका विलोम है एकात्मक शासन व्यवस्था, इसका ऑपोजिट है बिल्कुल। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या है? देखिए, संघात्मक शासन में जहां 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, वहां एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्तर की शासन, एक ही स्तर का सरकार होता है, ठीक है ना। दूसरा, बाकी जो इकाइयां हैं उसके अधीन कार्य करती है। एक स्तर की जो सरकार होती है, शासन लिख दो या यहां सरकार भी लिख सकते हो आप। एक स्तर की जो सरकार होती है वही सरकार पूरे राज्य पर या पूरे देश के ऊपर नियंत्रण करती है, और बाकी जो इकाइयां होती है शासन की, मान लीजिए प्रांतों में कोई सरकार है या उसके नीचे कोई सरकार बनी भी है, तो वो जो सरकार है वो सरकार उस एक केंद्रीय सरकार के अधीन कार्य करती है, अधीन कार्य करती है। केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। यहां पर जो वो एक बड़ी सरकार बनती है वो ताकतवर होती है कि वो अपने अधीन सरकारों के ऊपर नियंत्रण भी रख सकती है और उनको आदेश भी दे सकती है एकात्मक शासन व्यवस्था में। जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में शासन के विभिन्न स्तर होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपने अधीन राज्य सरकारों को आदेश नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि सबके पास अपनी सेपरेट पावर्स होती हैं और सभी स्तर की सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह होती है। क्यों जवाबदेह होती है? क्योंकि जनता ही उनको वोट देकर चुनती है। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्तर की सरकार होती है, उसके अधीन अगर बाकी जितनी भी इकाइयां हैं उस देश में शासन की, वो सब उस एक सरकार के ही अधीन होती है। और वो जो केंद्र सरकार होती है वह सरकार स्थानीय या प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है कि आप इस प्रकार से कार्य करें, ठीक है। अगर हम इस संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो दुनिया के अंदर कुल मिलाकर 193 देश हैं, जिसमें से केवल 25 देशों में ही संघीय शासन व्यवस्था है, और उन 25 देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या निवास करती है। ये एक छोटा प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न आपको ध्यान में रहे, इसलिए यहां पर बताया है। इस प्रकार की जो संघीय व्यवस्था है वो दुनिया के अंदर 25 देशों में है, लेकिन ये 25 देशों का एक मैप है अपनी बुक में। उस मैप के अंदर इस पूरे स्थिति को बताया गया है कि दुनिया के वो बड़े देश कौन से हैं जिसके अंदर संघीय शासन व्यवस्थाएं हैं। तो आप देखोगे कि वो बहुत बड़ा हिस्सा एक दुनिया का कवर हो जाता है उस मैप के अंदर, और वो बड़े बड़े देश हैं, वो रूस है, भारत है, अमेरिका है। ऐसे बड़े बड़े देशों के अंदर इसी प्रकार की संघीय व्यवस्था पाई जाती है जहां विभिन्न स्तरों की सरकारें होती है। तो आपने संघवाद पढ़ा, संघात्मक और एकात्मक शासन के बीच में अंतर पढ़ा। अब हम, क्योंकि हमारे पाठ का नाम है संघवाद, इसलिए हमको केवल संघीय शासन व्यवस्था को ही आगे बढ़ाना है, तो हम संघीय शासन व्यवस्था की कुछ और विशेषताएं यहां पर पढ़ेंगे। कुल मिलाकर 8 विशेषताएं हम संघीय शासन व्यवस्था की पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो आप लोगों को क्लियर हो ही गया है। ऊपर सामान्य जब अंतर स्पष्ट किया हमने एकात्मक और संघात्मक में, उसमें ये विशेषता आ गई है कि जो संघीय शासन व्यवस्था है उस संघीय शासन व्यवस्था में शासन के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स होती, ठीक है ना। शासन के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं संघीय शासन व्यवस्था में, ये इसकी पहली विशेषता है। लेकिन ये 2 या 2 से अधिक स्तर जो होते हैं उसके बाद में उसी से रिलेटेड दूसरी जो विशेषता है, पृथक पृथक क्षेत्राधिकार, जुरिडिक्शंस होते हैं, जुरिडिक्शंस होते हैं। जो 2 या 2 से अधिक लेवल की सरकारें होती हैं, केवल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स बनाकर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उन डिफरेंट लेवल्स के बीच में उनके सेपरेट जुरिडिक्शंस होते हैं, पृथक पृथक अलग अलग क्षेत्राधिकार होते हैं। इस क्षेत्राधिकार शब्द को भी अपने को समझ लेना चाहिए। कई बार प्रश्न के रूप में भी पूछ लिया जाता है,
ध्यान कीजिए, क्षेत्राधिकार, इसके लिए किताब में शब्द आया है अधिकार क्षेत्र। ये अधिकार क्षेत्र भी सही है, क्षेत्राधिकार भी सही है, लेकिन ये होता क्या है, तो क्षेत्राधिकार से मतलब है आपका अधिकार क्षेत्र, आपकी सीमाएं कहां तक है, आपकी मर्यादाएं कहां तक है। जैसे कोई भी जॉब, कोई भी नौकरी कोई व्यक्ति करता है तो जिस पोस्ट पर बैठता है उसकी एक पावर्स होती है, आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं और क्या काम आपकी सीमाओं के बाहर की बात होती है, ठीक है ना। तो ये क्षेत्राधिकार जो है वो भौगोलिक भी होता है और शक्तियों के मामले में भी होता है। जैसे आपके लिए कोई क्षेत्र तय कर दिया जाए कि बस आपको यहां से यहां तक ही जाना है, इसके बाहर नहीं निकलना, तो आपकी भौगोलिक सीमाएं अगर तय कर दी जाए तो वो आपका क्षेत्राधिकार हो सकता है। ऐसे ही शक्तियां अगर बांट दी जाए कि आपको ये काम करना है, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना, आपके पास ये काम है, तो कामों का बंटवारा या ताकत का बंटवारा भी अगर किया जाता है तो उसको भी क्षेत्राधिकार कहा जाता है, ठीक है ना। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है जुरिडिक्शंस। तो ये जितनी भी 2 या 2 से अधिक लेवल की सरकारें बनती हैं, उन सब सरकारों के अपने अपने काम, अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी पावर्स होती हैं जो बिल्कुल सेपरेट्स होती हैं, अलग अलग होती हैं। केंद्र सरकारों की अलग होती है, राज्य सरकारों की अपनी ताकत होती है। लेकिन केवल शक्तियां मौखिक रूप से बांटने से काम नहीं चलता है, ऑरली बांट दी कि राज्य सरकारों को कह दिया कि आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, ऐसा नहीं है। तो फिर तीसरी विशेषता है संघीय व्यवस्था की, क्या है जरा देखिए। तीसरी विशेषता है क्षेत्राधिकार जो है, जो शक्तियां बांटी गई हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दूसरे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स में, वो क्षेत्राधिकार कैसे होने चाहिए, वो संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होने चाहिए, संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होना चाहिए। यानी कि केवल मौखिक रूप से बंटवारा से काम नहीं चलेगा शक्तियों का, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटन फॉर्मेट में यह स्पष्ट होना चाहिए कि केंद्र सरकार क्या काम करेगी, राज्य सरकार क्या काम करेगी, केंद्र सरकार के पास में क्या ताकत है, राज्य सरकार के पास क्या ताकत है। यह ताकत का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो संविधान में स्पष्ट रूप से, लिखित रूप से वर्णित होना चाहिए, ठीक है ना। उसकी बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्णन किया जाना चाहिए। अगली चौथी विशेषता है, ये जो संघात्मक शासन हमने पढ़ा है, इस संघात्मक शासन की हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं और अब हम पढ़ रहे हैं इसकी चौथी विशेषता। संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों में संशोधन, दोनों स्तरों की सहमति आवश्यक है। संविधान के मौलिक प्रावधानों में संशोधन के लिए दोनों स्तरों की सहमति आवश्यक है। मतलब संविधान बनाया गया, हम जो क्रमशः बात पढ़ रहे हैं एक बार देखें, शासन के 2 या 2 से अधिक स्तर होने चाहिए, उनके बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया। वो जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को संविधान में रिटन रूप में, लिखित रूप में स्पष्ट रूप से उसका वर्णन किया गया, एक एक शक्ति को विस्तार से बताया गया कि कितनी शक्तियां किस सरकार के पास होंगी। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन इसके आगे की बात है, जब हम संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान में संशोधन, संविधान में बदलाव, संविधान में परिवर्तन करने की जो शक्ति है, जो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति है, मौलिक अधिकार से तात्पर्य मौलिक प्रावधान, प्रावधान मतलब जो बात हम तीसरी विशेषता में करते हुए आगे बढ़े हैं कि क्षेत्राधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होना चाहिए, संविधान में लिखा हुआ होना चाहिए। संविधान में लिखा हुआ भी है, लेकिन कोई एक स्तर की सरकार, मान लो केंद्र सरकार की इच्छा हो गई कि नहीं, यह शक्ति तो राज्य से वापस ले लेनी चाहिए, तो उसकी इच्छा हुई और उसने संविधान में बदलाव कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। संघीय व्यवस्था की विशेषता में चौथी विशेषता जो बात करती है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों में जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बंटवारा किया गया शक्तियों का लिखित रूप में संविधान में, उसमें अगर परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन, वो बदलाव, वो चेंजेस केवल एक लेवल की सरकार अकेले नहीं कर सकती। वो चेंजेस करने के लिए, उन प्रावधानों में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति आवश्यक है। दोनों की इच्छा अगर होगी, दोनों सहमति देंगे, दोनों यस करेंगे, तो ही संविधान में वो बदलाव किए जा सकते हैं। किसी एक स्तर की सरकार अपनी इच्छा से संविधान में बदलाव नहीं कर सकती। संघीय शासन व्यवस्था की पांचवी विशेषता है, सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका में होते हैं। भाई जहां पर सत्ता का बंटवारा किया गया है, केंद्र सरकारों को कुछ शक्तियां दी गई हैं, राज्य सरकारों को कुछ शक्तियां दी गई है, तो स्वाभाविक बात है जब शक्ति के केंद्र अलग अलग होते हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, उनके बीच में विवाद भी हो सकते हैं। केंद्र सरकार और उसके अधीन किसी राज्य सरकार के बीच में अगर विवाद हो गया तो ऐसी विवाद की स्थिति में निपटारा कौन करेगा?
उस विवाद का समाधान कौन करेगा? तो फिर स्पष्ट विशेषता है संघीय व्यवस्था की कि उसमें जो न्याय व्यवस्था है, जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो निर्णायक भूमिका में होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका में होते हैं। और इसकी निर्णायक भूमिका में होने का कारण क्या है? तो इनके पास एक शक्ति होती है, क्या है वो? संविधान के विश्लेषण की, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है इनके पास। संविधान का विश्लेषण या संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है। मतलब जब कभी केंद्र ने कह दिया, केंद्र और राज्यों के बीच में अगर किसी विषय पर विवाद होता है, तो उस विवाद की स्थिति का निपटारा संविधान के आधार पर करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। कहां? संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका में होता है। फिर आगे चलते हैं हम। संघवाद की, संघीय शासन व्यवस्था की छठी विशेषता है वित्तीय स्वायत्तता, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अभी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या होता है? हम सब जानते हैं बच्चों, सरकारों को अपना काम चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा अगर चाहिए तो फिर सरकारों के पास पैसा कहां से आता है? सरकारों के पास जो राजस्व होता है, जो रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन जो वो करते हैं, कर जो लेते हैं, उन करों से ही सरकारों के पास पैसा आता है। लेकिन जब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स हमने बना दी, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें बना दी, तो उन सरकारों के पास कहां से कर आएगा? उस करों के साधन, राजस्व के स्रोत बोलते हैं उनको। इस शब्द को भी आप समझ लीजिए। वित्तीय स्वायत्तता में जब आप पढ़ेंगे तो आपको शब्द मिलेगा राजस्व के स्रोत। राजस्व के स्रोत, राजस्व के लिए अंग्रेजी शब्द है रेवेन्यू। राज्य को प्राप्त होने वाली आय, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है राजस्व, रेवेन्यू। तो संघीय शासन व्यवस्था में जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है या फिर उसके अधीन और भी कोई डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स है, उसमें वित्तीय स्वायत्तता होती है। केंद्र सरकार किन किन मामलों पर टैक्स ले सकते हैं, कितना टैक्स लेंगे, यह स्पष्ट होता है। और राज्य सरकारें कहां से टैक्स वसूल करेगी, उनके पास आय कहां से आएगी ताकि वो राज्यों का काम चला सकें, यह बात भी संघीय शासन व्यवस्था में स्पष्ट होती है। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, प्रत्येक राज्य आर्थिक दृष्टि से स्वयं सक्षम होता है, हर बात के लिए केंद्र की तरफ देखने की उसकी स्थिति नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। संघीय शासन व्यवस्था की 7वीं विशेषता है संघीय शासन के 2 उद्देश्य हैं। अब ये अपने आप में सेपरेट क्वेश्चंस भी बन सकता है, ये 7-8 में से ही अपने आप में से कोई एक प्रश्न बन सकता है, इसलिए हम इसको सबको एक साथ पढ़ें, अच्छे से एक एक चीज को डिस्क्राइब करें, याद करें। तो 7वीं विशेषता है हमारी संघीय शासन के 2 उद्देश्य। 2 उद्देश्यों के लिए संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की जाती है। एक है देश की एकता की सुरक्षा और दूसरा है क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान। देश की एकता की सुरक्षा, देश में विभाजन ना हो, इस बात को अगर अपने को समझना है तो मैं वापस आपको श्रीलंका का उदाहरण दे रहा हूं। अगर देश की एकता, जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ग हैं, जितने भी भाषा भाषी लोग हैं, वो सबको एकजुट एक साथ रखना चाहते हैं, तो फिर हमको इस संघीय शासन व्यवस्था को स्थापित करना ही चाहिए। जहां कहीं भी संघीय शासन व्यवस्था स्थापित होती है, इस व्यवस्था को लागू किया जाता है। इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य ही, पहला उद्देश्य है वहां उस देश की आंतरिक एकता को सुरक्षित रखना। क्योंकि जब शक्तियों को बांटते हैं, अलग अलग विविधताओं से युक्त किसी देश को उन विविधताओं को सम्मान दिया जाता है, तो फिर उस देश के साथ उन लोगों का जुड़ाव बढ़ता है। जैसे श्रीलंका के अंदर तमिलों को अलग अधिकार नहीं दिए गए, उन्होंने सेपरेट, बाद में एक आंदोलन किया जिसके बारे में हमने पढ़ा, सेपरेट तमिल इलम, पृथक एक सरकार की बात की उन्होंने, तमिलों की अलग से ही सरकार होनी चाहिए। वो आंदोलन उनको क्यों करने पड़े? क्योंकि वहां पर संघीय व्यवस्था की स्थापना श्रीलंका की सरकार नहीं कर पाई। तो संघीय शासन के उद्देश्यों में पहला है देश की एकता की सुरक्षा करना। और संघीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाई जाती है? तो दूसरा उसका उद्देश्य है क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान। अलग अलग राज्यों की, अलग अलग स्थानों की अपनी क्षेत्रीय विशेषताएं होती है, विविधताएं होती है, उनको रेस्पेक्ट देना, उनको सम्मान देना, इसके लिए संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है संघीय शासन व्यवस्था के 2 उद्देश्य कौन से हैं? तो देश की एकता की सुरक्षा और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना।
और अंतिम जो विशेषता हम संघवाद की या संघीय शासन व्यवस्था की आखिरी विशेषता जो हम पढ़ रहे हैं, इसको विशेषता भी कह सकते हैं और ये एक आवश्यकता भी है। देखिए आप, आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पक्ष। अगर आपको एक आइडियल फेडरल सिस्टम क्रिएट करना है, एक आदर्श संघीय व्यवस्था, आदर्श क्या होता है ये भी एक शब्द है। देखो आप, मैं इन शब्दों को इसलिए पकड़ रहा हूं क्योंकि एक बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं हमारे, उनका नाम तो मैं भूल गया, लेकिन उन्होंने पहले एक वीडियो में कमेंट्स किया है कि आप शब्दों को, कठिन शब्दों को थोड़ा सा और अधिक एलोबरेट करें। इसलिए मैं, आदर्श दिखता बहुत साधारण सा शब्द है, लेकिन इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। आदर्श मतलब क्या है? वो एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई कमी ना रहे, ठीक है ना। आदर्श विद्यालय, इसका मतलब क्या है? जिसमें विद्यालय के लिए सब प्रकार की आवश्यकताएं पूरी हो, ठीक है ना। तो आदर्श शब्द है जो सबसे अच्छा कोई मॉडल उसके लिए हो सकता है, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं आदर्श संघीय व्यवस्था की, यानी कि जो सारी विशेषताएं, जो सारी अच्छाइयां संघीय व्यवस्था में पड़ी है, वो अगर हमको वास्तव में चाहिए, वैसी की वैसी संघीय व्यवस्था हमको विकसित करनी है, तो फिर दो चीजों की जरूरत होगी, दो पक्ष हमको चाहिएंगे। अगर हमको आइडियल फेडरल सिस्टम डेवलप करना है, आदर्श संघीय व्यवस्था बनानी है, तो हमको दो चीजों की जरूरत होगी। क्या? एक तो उसमें चाहिए आपसी भरोसा। जब हम विभिन्न राज्यों को एकजुट करके संघ बनाते हैं, विभिन्न राज्यों को एकजुट करके संघ बनाते हैं, तो फिर उन राज्यों की अपनी जो विशेषताएं होती हैं, वो सब अपने उन सब विशेषताओं को एक साथ मर्ज करते हैं बड़े संघ में। तो वहां पर अलग अलग प्रकार की जो विविधताओं से युक्त समाज होता है, उनका आपस में एक दूसरे के साथ भरोसा चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और दूसरा है साथ रहने पर सहमति। कुछ भी हो जाए लेकिन हम सब लोग साथ रहेंगे, इस प्रकार का भाव उस देश के अंदर होना चाहिए। एक तो आपस में भरोसा होना चाहिए, अलग अलग राज्य जो संघ के अंदर सम्मिलित हो रहे हैं, उनका आपस में एक दूसरे को भरोसा होना चाहिए, और साथ रहने पर सहमति होनी चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति होगी हम सब लोग मिलकर साथ रहेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा, मैं जल्दी जल्दी एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। हमने संघवाद इस चैप्टर को स्टार्ट किया। संघवाद क्या है? तो पहले इससे प्रीवियस चैप्टर में जो सत्ता का बंटवारा पढ़ा था, उसमें सत्ता का एक रूप है ऊर्ध्वाधर बंटवारा, ऊपर से नीचे की तरफ शासन को बांटना विभिन्न स्तरों में, विभिन्न स्तर की सरकारों में, उसको हमने संघवाद कहा है। विभिन्न स्तरों में सत्ता के बंटवारे के आधार पर दो प्रकार के शासन पड़े, संघात्मक शासन, एकात्मक शासन। संघात्मक शासन में दो या दो से अधिक स्तरों की सरकारें, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आदेश नहीं दे सकती, ये सारी चीजें पड़ी। जबकि एकात्मक शासन में एक ही स्तर की सरकार होती है, केंद्रीय सरकार अपने अधीन सरकार को आदेश दे सकती है। फिर हमने पढ़ा संघीय शासन की व्यवस्थाएं, विशेषताएं, और वो 7 विशेषताएं हमने पढ़ी है। सबसे पहला, दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, पृथक पृथक उनका क्षेत्राधिकार होता है। वो जो क्षेत्राधिकार है वो संविधान में लिखा हुआ होता है, स्पष्ट रूप से रिटन होता है, और उस संविधान में बदलाव की जब बात आती है तो बदलाव कोई एक लेवल की गवर्नमेंट नहीं कर सकती, दोनों स्तरों की, केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सहमति पर ही संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं। जब विवाद होता है अलग अलग स्तरों की सरकारों में, तो वहां निर्णय करने के लिए किसको अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका में होते हैं, वो संविधान की व्याख्या कर सकते हैं। और 7वां, ये विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच पैसा कहां से आएगा सरकारों के पास? उनको वित्तीय स्वायत्तता होती है, राजस्व के स्रोत बिल्कुल स्पष्ट रूप से बांटे जाते हैं, कौन सी सरकार कहां से कर वसूल करेगी। फिर अगला है शासन के 2 उद्देश्य, और वो उद्देश्य क्या है संघीय शासन के? देश की एकता की सुरक्षा और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। और लास्ट में हमने पढ़ा है आदर्श संघीय व्यवस्था, आइडियल फेडरल सिस्टम अगर बनाना है तो 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी भरोसा होना चाहिए, और दूसरा साथ रहने पर सहमति होनी चाहिए। तो बच्चों, आज हमने अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक का जो 2nd चैप्टर था उसका पार्ट 1 भाग 1 अभी हमने पढ़ा है। पार्ट 2 में हम भारत में ये सारी जो विशेषताएं हैं संघीय व्यवस्था की, वो भारत में किस प्रकार लागू होती है उसके बारे में, और किस तरीके से संघ का निर्माण होता है उसके तरीके, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था नोट्स के लिए, और नोट्स प्राप्ति के लिए आप इस स्क्रीन पर वीडियो के लास्ट में जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे तो आपको नोट्स किस तरीके से प्रोवाइड होंगे उसकी डिटेल आपको दे दी जाएगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर नीचे कमेंट्स में लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे की बात लेकर। धन्यवाद।